हेलो एवरीवन, आई एम आरजू चौहान। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2016 का एचटेट पीजीटी कॉमर्स का पेपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 60 क्वेश्चंस जो कॉमर्स के पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, चलिए फिर डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके क्या सोल्यूशन थे। हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है कि कमीशन रिसीव्ड जो होता है वो किस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। क्या वो रियल अकाउंट में, नॉमिनल में, पर्सनल में या फिर लाइबिलिटी होती है। देखिए, रियल अकाउंट में तो हमारे सारे एसेट्स जाती हैं और नॉमिनल में क्या जाता है, हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर जाते हैं। ठीक है, और पर्सनल में क्या है, सारे जितने भी हमारे नेम वाले हैं, ठीक है, कि पर्सन का जो नेम है उस अकाउंट से ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, जब ये जो कमीशन रिसीव्ड है ये क्या हमारी इनकम है, और हमारी इनकम और हमारे जो एक्सपेंस होते हैं वो किस में जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, नॉमिनल अकाउंट, नाममात्र खाता। क्वेश्चन नंबर 92 है हमारा, मास्टर बजट क्या है। फंक्शनल बजट है, ऑपरेशनल बजट है, समरी बजट है या फाइनेंशियल बजट है। देखिए, मास्टर बजट क्या होता है कि इसमें जितने भी बजट है हमारे, चाहे वो सेल बजट है, प्रोडक्शन बजट है, ठीक है, या जो भी जितने भी हम बजट बनाते हैं, कैश बजट है, उन सब की समरी जो होती है, ठीक है, उन सबको इकट्ठा करके उनकी एक जो समरी तैयार की जाती है उसको हम मास्टर बजट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समरी बजट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 है, तो ये क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, आपको पता है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो होती है, ठीक है, तो उसमें जो हमारी स्टेजेस होती हैं तो उसकी बात करी गई है। तो उसमें कौन सी स्टेज नहीं है। देखिए, सबसे पहले हमारी ग्रोथ स्टेज होती है। ठीक है, ग्रोथ स्टेज होती है, फिर सबसे पहले हमारी इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, फिर धीरे धीरे हमारी ग्रोथ स्टेज आती है। फिर मार्केट क्या होता है, बिल्कुल पीक पॉइंट पर पहुंच जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन आ जाती है। ठीक है, अब देखिए, इसके अंदर जो मार्केट सेगमेंटेशन है ये कोई भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, मार्केट सेगमेंटेशन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है कि विच एलिमेंट ऑफ द promotion mix do wholesalers generally applies to obtain their promotional objectives। अब देखिए, यहाँ बात करी गई है होलसेलर्स की। ठीक है, होलसेलर्स किसके लिए यूज़ करते हैं, ये प्रमोशन मिक्स के लिए करते हैं और प्रमोशन ऑब्जेक्टिव होता है इनका। तो देखिए, एडवर्टाइजमेंट जो होता है ये हाई लेवल पर होता है। ठीक है, तो ये क्या है, होलसेलर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल सेलिंग ये छोटे लेवल पर की जाती है, डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं कर सकते। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्रेड प्रमोशन। ट्रेड प्रमोशन के थ्रू क्या किया जाता है, होलसेलर जो अपने गुड्स को क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 है कि ऑन व्हाट डेट गैट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में गैट को कब ट्रांसफॉर्म किया गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 जनवरी 1995। ठीक है, क्योंकि 1 जनवरी 1995 को ही WTO बना था, तो उसी दिन क्या था, गैट को ट्रांसफ़र किया गया था, ट्रांसफॉर्म किया गया था किसमें, WTO में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 आता है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कि एक्स एंड वाई, ठीक है, कि एक्स है और वाई है, प्रॉफिट एंड लॉस जो शेयर कर रहे थे वो 3:2 रेशो में कर रहे थे। फिर उन्होंने जेड को एडमिट किया एज ए पार्टनर हु सेट्स, जो कि 1/5 शेयर लेता है। अब जिसमें से कि 3/20 जो शेयर का पार्ट है वो किसने दिया, एक्स ने दिया है, एंड 1/20 जो पार्ट है वो किसने दिया, वाई ने दिया है। अब इन्होंने बोला कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को निकालिए। अब वो कैसे निकालेंगे देखते हैं। अब देखिए, एक्स के पास 3/2 था, वाई के पास 2 था। ठीक है, जेड एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, जिसमें से 3/20 शेयर एक्स दे रहा है एंड 1/20 कौन दे रहा है, वाई दे रहा है। अब जो एक्स का शेयर है वो क्या है, 3:2, तो इनकी रेशो क्या बन जाएगी, 3/5 एंड 2/5। सो 3/5 में से 3/20 को हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9/20। उसी तरह जो वाई का शेयर है कितना है, 2/5, उसमें से 1/20 को जब हम लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7/20। क्या आ जाएगा, 7/20। ठीक है, और जो हमारा वाई का हिस्सा है वो जेड का हिस्सा था 1/5, तो 1/5 को
किससे 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। 20 हमें नीचे लाना ना, तो 20 के लिए जब हम 4/4 से कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा 4/20। तो हमारी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या बनी, 9:7:4, ठीक है। तो हमारा जो आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा आंसर नंबर 1। तो हमारा जो राइट आंसर हुआ वो क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 1, 9:7:4। क्वेश्चन नंबर 97 है, ISI इज द क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क यूज्ड इन केस ऑफ, कि ISI मार्क जो होता है उसको किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में, फूड प्रोडक्ट्स में, ऑटोमोबाइल्स में। तो देखिए आपने देखा होगा कि जो भी आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आते हैं तो वहाँ पे ISI मार्क लिखा हुआ होता है, ठीक है, 9001 समथिंग है ना। तो वो क्या होता है, वो होता है जो हमारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, की प्लानिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है, ठीक है। देखिए प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहले क्या, हम ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान करते हैं, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, जी नहीं, ये नहीं होता, ये कंट्रोलिंग का पार्ट है। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं ना, वेरिएंस का पता लगाते हैं। तो ये कंट्रोलिंग का पार्ट है, ये प्लानिंग का पार्ट नहीं है, ठीक है। फॉलो अप भी प्लानिंग का पार्ट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स, डिबेंचर्स, प्रीपेड रेंट, इंटरेस्ट अक्रूड और बैंक ओवरड्राफ्ट। अब इसमें से ये बताना है कि करंट लाइबिलिटी कौन सी है, ठीक है। तो आप देखिए करंट लाइबिलिटी, डिबेंचर हमारी करंट लाइबिलिटी नहीं होती, ये हमारी लॉन्ग टर्म होती है, ठीक है। प्रीपेड रेंट नहीं होता है हमारा, ठीक है, और इंटरेस्ट अक्रूड भी नहीं होता है। जो उसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 4th, ठीक है। तो 4th किस में आता है, हमारा ऑप्शन नंबर 2 में आता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बैंक ओवरड्राफ्ट। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100 है, ये बोला गया है ERG जिसे बोलते हैं एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस ग्रोथ नीड, द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज डेवलप्ड बाय। अब ये किसने डेवलप की थी, तो ये की थी एल्डरफर ने, ठीक है। ये जो मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी थी उसका क्या एक्सटेंशन था, तो एल्डरफर जो थे उन्होंने ये ERG मॉडल दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टेड इस फंक्शनिंग, के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी फंक्शनिंग कब से स्टार्ट की थी। तो देखिए उन्होंने अपनी जो फंक्शनिंग थी वो थी 1 अप्रैल 1935 से स्टार्ट की थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपको जो बैंक है और बैंक की जो डेट्स हैं उन्होंने कब फंक्शनिंग स्टार्ट की थी ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। अब हमारे पास है 102 क्वेश्चन नंबर, इसमें पूछा गया है कि एक्टिविटी रेशोज़ आर ऑल्सो टर्म्ड एज, एक्टिविटी रेशोज़ को और क्या क्या कहते हैं आप, ठीक है। क्या उसे एफिशिएंसी रेशो कहते हैं, टर्नओवर रेशो कहते हैं, लीवरेज रेशो कहते हैं, या फिर एफिशिएंसी एंड टर्नओवर दोनों कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, इसे एफिशिएंसी रेशो भी बोला जाता है और टर्नओवर रेशो भी बोला जाता है। 103 सेबी वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर, कि किस ईयर में सेबी को क्या किया गया था, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया था। तो ये बात है 1992 की, ठीक है। तब 1992 में क्या किया गया था, सेबी को एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया था। 104 हायर डेट इक्विटी रेशो रिजल्ट इन, कि हायर डेट इक्विटी रेशो से क्या होता है, लोअर फाइनेंशियल रिस्क, नहीं फाइनेंशियल रिस्क लोअर नहीं होता है, ठीक है। सो हायर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क, या हायर EPS अर्निंग पर शेयर, क्या लो फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। अब हायर डेट इक्विटी रेशो से होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लो फाइनेंशियल क्राइसिस। जो फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं वो थोड़े लो हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है कि शेयर कैन बी फॉरफिटेड, कि कौन से शेयर्स को हम फॉरफिट कर सकते हैं। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, जो कॉल मनी को पेमेंट नहीं करता उसको कर सकते हैं, या फॉर फेलियर ऑफ अटेंड मीटिंग, कि किसी ने मीटिंग अटेंड नहीं की तो उनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जाए, या फेलियर फॉर रीपे ऑफ लोन, ठीक है, कि जो अगर बैंक को लोन नहीं रीपे किया तो फॉरफिट कर लेंगे आपके शेयर, या फिर फॉर विच शेयर आर प्लेज्ड एज सिक्योरिटी,
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। ठीक है, कि आपसे जितनी कॉल मनी करी गई थी आप उसको पे नहीं करते हो तो आपके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जाता है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 106। इसमें कहा गया है कि ओपनिंग जो कैपिटल है वो कितनी है, 60,000 की है। ड्राइंग कर ली हमने 5,000 की, फिर हमने बीच में कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया पीरियड में 10,000 का, और एंड में हमारे पास जो क्लोजिंग कैपिटल बची है वो 90,000 की बची है। अब इन्होंने पूछा है कि द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द पीरियड कितना होगा। अब देखिए सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो हमारी ओपनिंग कैपिटल थी वो कितनी थी, हमारे पास 60,000 की थी। ठीक है, 60,000 की कैपिटल थी, उसमें से हमने ड्राइंग कर ली। ठीक है, माइनस कर देंगे हम ड्राइंग क्योंकि हमने निकाल ली ना, तो कितनी निकाल ली हमने, 5,000 की निकाल ली। अब हमारे पास कितने बचे, 55,000। ठीक है, 55,000 बचे अब हमारे पास। अब देखिए 55,000 बचे हमारे पास, और फिर हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया कितना, और कैपिटल लगा दी 10,000 रुपये की। 10,000 रुपये की हमने और कैपिटल लगा दी, हमारे पास कितने बचे, 65,000 रुपीज़ अब हमारे पास हैं। ठीक है, हमारी कैपिटल अब कितनी, 65,000 की। अब एट द एंड क्या हुआ, एट द एंड हमारे पास कितने बचे हैं, 90,000। 90,000 एट द एंड है। जब हम 90,000 में से 65,000 को लेस करेंगे तो हमारे पास कितना अमाउंट बचेगा, 25,000। तो ये 25,000 क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट हुआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 25,000। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 कि फिल इन द ब्लैंक्स आर द ऑब्लिगेशंस और डेट। ये क्या है, ऑब्लिगेशंस हैं, डेट हैं, दैट एन एंटरप्राइजेज हैज़ टू पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर। जो चीज़ हमें फ्यूचर में सम टाइम पे करनी है तो वो क्या होती है, क्या वो डिबेंचर्स होते हैं, कैपिटल होती है, शेयर होती है, लाइबिलिटी होती है। ठीक है, अब देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, लाइबिलिटी। जो हमें फ्यूचर में एक सर्टेन टाइम पर, ठीक है, हमें फ्यूचर में किसी समय पर पे करनी है, और वो हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन भी है, डेट है, और ऊपर से देखिए डेट की बात करें तो डेट क्या होता है, हमारी लाइबिलिटी होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 108 है, ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट प्रिपेयर। एक जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को क्या नहीं प्रिपेयर करना होता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है, ठीक है, वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए निकालती हैं, के लिए बनाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना जरूरी नहीं है। ठीक है, वो क्या क्या बनाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना सकते हैं, रिसीट एंड पेमेंट एंड बैलेंस शीट बना सकती है। 109 क्वेश्चन है हमारे पास कि पब्लिक एंटरप्राइजेज इज डिफाइंड एज, कि पब्लिक एंटरप्राइजेज क्या होती हैं। ठीक है, एन ऑर्गेनाइजेशन रन बाय जॉइंट एफर्ट ऑफ सेंटर एंड स्टेट, नहीं। एन ऑर्गेनाइजेशन विच कैटर्स टू द नीड रिलेटिंग टू द पब्लिक यूटिलिटी, नहीं, ये भी नहीं है। एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय पब्लिक, नो। एन ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड मैनेज, देखिए ये सही है कि ओन्ड है एंड मैनेज बाय पब्लिक अथॉरिटीज़। जो पब्लिक अथॉरिटीज़ है वो उसको ओन भी करती हैं, उसको मैनेज भी करती हैं फॉर डेफिनेट सेट ऑफ पब्लिक पर्पस, जो पब्लिक पर्पस को, ठीक है, फुलफिल करने के लिए बनाई जाती हैं, ओन की जाती है एंड मैनेज की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब है हमारे पास 110, इफ़ शेयर ऑफ ₹10, ठीक है, 10 रुपये का शेयर था जिसमें से 8 कॉल्ड अप किया गया, 8 मंगवाया गया, एंड 6 पेड अप किया गया, 8 में से भी 6 रुपये पे किए गए। ठीक है, एंड देन इज़ फॉरफिटेड, उसको फिर फॉरफिट कर लिया गया। ठीक है, क्योंकि पूरे पेमेंट नहीं की गई। जब हम कॉल अप कैपिटल को, अभी पहले भी क्वेश्चन आया था, जब आपसे कॉल अप कैपिटल मंगवाई गई है और आपने उसको पे नहीं किया तो आपके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जाता है। स्टेट विद व्हाट अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड। ठीक है, तो देखिए इसका हमेशा क्या होता है, जितना भी हम कॉल्ड अप मंगवाते हैं, जितना भी हमने क्या किया, कॉल्ड अप किया, वही अमाउंट क्या किया जाता है, शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 8 रुपीज़। ठीक है, तो जितना हमने कॉल्ड अप किया उतना ही हम ट्रांसफ़र किस में करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 111, इसमें कहा गया है
कि विच बिजनेस यूनिट जनरेट सब्सटेंशियल कैश सरप्लसेस, कि कैश सरप्लसेस तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, कैश सरप्लसेस ज़्यादा हैं, एंड ड्यू टू लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ लो है, एंड हाई रेट ऑफ शेयर, और शेयर का हाई रेट है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, तो ये वाला क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर याद रखना चाहिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, कैश काउ, ठीक है। जो कैश काउ होती है उसमें क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, जनरेट करती है कैश सरप्लसेस ड्यू टू लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड हाई मार्केट शेयर। 112, इसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो देखिए, फंड फ्लो स्टेटमेंट नहीं है। पहला है परचेज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, देन सेल ऑफ मशीनरी, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम, या डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा परचेज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स। तो ये फंड फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होगा, ये पर्सनल कंप्यूटर की बात करी गई है, ठीक है। तो ये जिसका राइट आंसर है ये होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 113, इसमें कहा गया मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अब लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले गुडविल ऑफ ए कंपनी की गुडविल क्या होती है, हम सबको पता है कि गुडविल क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट होती है। तो ए का हो गया 2, ठीक है। देखिए, उसके बाद ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि हम जब ओवरड्राफ्ट कर लेते हैं तो ओवरड्राफ्ट क्या होता है, हमारी करंट लाइबिलिटी होती है, ठीक है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमारी फिक्टिशियस एसेट होती है। देन प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 1, 4 एंड 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114, कंट्रोलिंग फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज, की कंट्रोलिंग फंक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड लुकिंग होता है, बैकवर्ड लुकिंग होता है, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग, या नीदर फॉरवर्ड लुकिंग नॉर बैकवर्ड लुकिंग। तो जो कंट्रोलिंग फंक्शन होता है वो है ऑप्शन नंबर 3, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग, ठीक है। कि काम क्या हुआ है, ठीक है, पहले काम क्या हुआ है उसे भी देखा जाता है, तो फॉरवर्ड भी देखा जाता है और बैकवर्ड भी देखा जाता है कि आगे और बेहतर काम किया जा सके, वेरिएंस का पता लगाया जाता है और उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 115, इसमें कहा गया है कि डेटर्स आर 80,000, डेटर्स 80,000 रुपये के हैं, बैड डेट्स 2,000 रुपये के हैं, एंड हमने ऑलरेडी प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स बना के रखा हुआ था 4,000 रुपये का, ठीक है। इट इज़ डिज़ायर टू मेंटेन अ प्रोविज़न ऑफ बैड डेट्स ऑफ 1,000 रुपीज़ की, 1,000 का हमें क्या है बना के रखना ही पड़ेगा, ठीक है। 1,000 से कम नहीं चलेगा, हमें 1,000 का मेंटेन करना ही पड़ेगा। जैसे हमने प्रोविज़न 4,000 का है ना, तो 1,000 हमेशा होने ही चाहिए इसमें। अब इसने बोला है कि स्टेट द अमाउंट डेबिट और क्रेडिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करोगे, ठीक है। अब देखिए कि 4,000 हमारे पास प्रोविज़न है, ठीक है, 4,000 हमारे पास प्रोविज़न है, उसमें से 2,000 रुपये क्या है बैड डेट्स हमने दे दिए, तो हमारे पास कितने बचे 2,000 रुपये, ठीक है। और 1,000 हमें मेंटेन करके ही रखना है, ठीक है, मेंटेन करके रखना है हमें। तो 2,000 में से जब हम 1,000 रुपये 2,000 रुपये में से जब हम 1,000 रुपये मेंटेन करके रखेंगे, प्रोविज़न में रहेगा, तो कितना बचा 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये क्या होगा क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 1,000 रुपये क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 116, इसमें बोला है फिलिंग द ब्लैंक्स डेज आर गिवन, ग्रेस आर एडेड इन टर्म्स ऑफ द बिल्स टू कैलकुलेट द डेट ऑफ मैच्योरिटी, कि जब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ते थे तो उसमें हमें बिल को मैच्योर होने के लिए कितनी ग्रेस पीरियड दिया जाता है। तो इसका आंसर आई होप सबको ही पता होगा, तो 3 डेज़ जो है हम ग्रेस पीरियड देते हैं। क्वेश्चन नंबर 117,
कि इसमें कहा गया है कि द गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या गोल होता है। क्या उनका गोल होता है मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर? नहीं होता, ये नहीं होता। क्या होता है कि मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ डिबेंचर होल्डर? बिल्कुल नहीं। मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर? यस, इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ होती है, क्योंकि कंपनी के रियल ओनर्स इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन जो मोटिव होता है वो क्या होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। तो ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। आगे हमारे पास 118, ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज डेबिटेड टू, कि एडमिशन के टाइम पर क्या होता है कि जो भी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है एसेट की, तो उसको किस में डेबिट किया जाता है? अब एसेट की वैल्यू हुई है तो उसको ऑब्वियस है एसेट अकाउंट में ही ट्रांसफ़र किया जाता है। तो 118 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, एसेट अकाउंट। 119, अब इसमें बोला है इन अ डैश इज़ अ प्रोसेस ऑफ एंटरिंग इन द लेजर द इंफॉर्मेशन गिवन इन जर्नल, कि जर्नल से जब हम लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे पोस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, जर्नलाइजिंग को हम कहते हैं जर्नल, एंड पोस्टिंग को कहते हैं हम लेजर में, जब हम जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, चलिए 120 का देख लेते हैं कि ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन इज़ अ पार्ट ऑफ। ठीक है, कि प्रोडक्ट लाइन को जब हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, तो वो किस चीज़ का पार्ट है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का, या डेलीगेटेड ऑर्गेनाइजेशन का, प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन का, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का, या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का। अब देखिए प्रोडक्ट की बात करी गई है तो इसका राइट आंसर होगा प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, तो ये थे 120 क्वेश्चंस। ठीक है, तो बाकी के जो क्वेश्चंस बचते हैं 30 क्वेश्चंस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।